हेलो बच्चों, एसे एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। उसी को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। तो हमारा राइट आंसर होगा 3.5 किलो जूल प्रति मोल। हमारा सही आंसर क्या होगा, 3.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जड़ के द्वारा नहीं, पत्ती में। किस में होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो पत्ती के द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है वह किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को काफ़ी मात्रा में छोड़ते हैं, तो उसी के द्वारा जो है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है उसके द्वारा ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। किसका, ऑक्सीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रीक एक भाग है। तो ब्रीक एक जो भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का कोई नहीं। तो ब्रीक एक भाग किसका है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ब्रीक जो है वह किसका भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो देखिए द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। तो किसमें होता है द्विखंडन, तो द्विखंडन होता है अमीबा में। किसमें होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। सभी को पता है कि अमीबा में जो है वह जब भोजन करते करते कुटपाद के द्वारा जब भोजन करता है तो वह 2 टुकड़ों में बंट जाता है। तो अमीबा में द्विखंडन की क्रिया होता है। द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो देखिए मस्तिष्क सोचने का काम भी करता है, हृदय स्पंदन का काम करता है, शरीर के संतुलन बनाने का भी काम करता है। इनमें सभी, तो कौन हो जाएगा आंसर, इनमें सभी, इनमें सभी हो जाएगा आंसर। मतलब मस्तिष्क उत्तरदायी है, इस सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब पादप में जो जाइलम उत्तक है वह उत्तरदायी है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो देखिए पादप में जाइलम उत्तक जो है वह उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। किसके लिए, जल के वहन के लिए। और फ्लोएम उत्तक जो है वो वह किसके लिए है, फ्लोएम उत्तक जो है वह भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम उत्तक किसके लिए है, भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है से, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। तो किस में होता है, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है, हरे पौधे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त मापने में किया जाता है। तो देखिए बैरोमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। तो स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, रक्त दाब को मापने में, मतलब ब्लड प्रेशर को मापने में स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यानी रक्त को थका बनाता है। जैसे रक्त निकलना शुरू हो गया, कट के निकलना शुरू हुआ, तो उसमें जो है वह रोकने में मदद कौन करता है, कौन रोकता है, तो प्लेटलेटस रोकता है। कौन रोकता है, प्लेटलेटस रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन,
कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं, तो मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो सभी को पता है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण, तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन वाहक है। एक आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यह क्या है? ऑक्सीजन वाहक है। हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन वाहक भी, मतलब ऑक्सीजन को ले जाता है तो कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिका, सखी कोशिका, चालनी नलिकाएं, मूल रोम, तो द्वार कोशिका। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है स्टोमाटा को खुलने और बंद होने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वसा का पाचन होता है। तो वसा का पाचन पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा, लाइपेज के द्वारा, इमाइलेज के द्वारा। तो लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें सभी। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, उत्पाद द्वारा, मुंह से। तो किसके द्वारा अमीबा अपना जो भोजन पकड़ता है वह किसके द्वारा पकड़ता है? तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है तो किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो मनुष्य में जो वृक्क है वह निम्न में से किससे? तब पोषण से नहीं, श्वसन से, ये भी नहीं, परिवहन से, ये भी नहीं, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। मनुष्य में जो वृक्क है वो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी का उत्सर्जन होता है? तो देखिए सजीव जीवधारियों द्वारा जो नाइट्रोजनी का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है। तो हो जाएगा आंसर इनमें सभी। कौन हो जाएगा आंसर? इनमें सभी हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है? तो निम्न में सबसे तेज हृदय आदमी का धड़कता है। वेल, चूहा, हाथी, तो इनमें से किसका कौन आंसर हो जाएगा? तो आदमी का सबसे तेज धड़कता है। आदमी का सबसे तेज धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा। तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग है, मतलब मछली का श्वसन अंग क्या है? तो ट्रैकिया, बिल्कुल नहीं, गिल्स। मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स है। मछली का श्वसन अंग कौन है? तो मछली का श्वसन अंग गिल्स है। मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। किस प्रकार के श्वसन से? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है? तो वृक्क, रक्त, संवेद ग्रंथि, अग्नाशय। तो कौन है? वृक्क है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग अगर बात कर लें तो निम्न में से कौन है? तो कौन है? वृक्क है। मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। तो देखिए पौधों में जो श्वसन की क्रिया होता है वह किस में होता है? पत्तियों में होता है। पौधों में श्वसन की क्रिया किस में होता है? पत्तियों में होता है, मुख्यतः पत्तियों में होता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो जड़ के द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है और तना के द्वारा भी। जैसे तना, ये दोनों
मतलब काफ़ी कम, लेकिन श्वसन के लिए अगर बात कर लें तो मुख्यतः कौन होता है, पत्ती। तो पौधों में श्वसन होता है किसमें, पत्ती में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ऑक्सीजन का वाहक है, तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन का वाहक, तो ऑक्सीजन को ले जाता लाता कौन है, तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को ले जाता लाता कौन है, हीमोग्लोबिन। अब बताइए हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, नहीं। लसिका में पाया जाता है, नहीं। सॉरी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, नहीं। हीमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है, लसिका में, इसमें भी नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आरबीसी में, अर्थात रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का वाहक है वो कौन हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। तो कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुखगुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो देखिए मनुष्य के आहार नाल में कोलोन अवशेषी अंग नहीं, बल्कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वह मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग के रूप में है। अपेंडिक्स जो है मनुष्य के आहार नाल में क्या है, अवशेषी अंग के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए एनीमिया नामक रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सी रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में होता है, मक्खी में नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अर्थात हमारा आंसर सही कौन हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मक्खी, क्योंकि मनुष्य में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 30 दिन होता है। 12 से कितने दिन होता है, 30 दिन। कहीं कहीं पर यह दिया हुआ रहता है 13 से 30 दिन, सॉरी 20 दिन। 13 से कितना दिन, ये 20 दिन। 12 से 20 दिन आंसर है, 13 से 20 दिन भी कहीं कहीं पर दिया हुआ रहता है, ध्यान देंगे। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 12 से 20 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय जो होता है वह पेरिकार्डियम से घिरा होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से। मानव हृदय जो है उसका ऊपरी वाली जो हिस्सा है तो वह किससे घिरा होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। मानव हृदय जो है वह पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो देखिए इसमें अमीबा में जो है, अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना। तो ईस्ट में जो है द्विखंडन की क्रिया नहीं होता है। इसमें जो है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में द्विखंडन की क्रिया नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जाइलम उत्तक में पाया जाता है। चालनी नलिकाएं किसमें पाया जाता है, जाइलम उत्तक में पाया जाता है चालनी नलिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है। तो देखिए परागकण पराग कोश में होता है। परागकण निम्नलिखित में से किसमें होता है, पराग कोश में होता है, जो पुंकेसर का भाग है। जो किसका भाग है, पुंकेसर का भाग है। ठीक है, जो किसका भाग है, पुंकेसर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है। तो रक्त कोशिका है, पदार्थ है, उत्तक है। रक्त कौन सी है, उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। कौन उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। रक्त कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मुझे थोड़ा सा देखिए अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। स्वपोषी पोषण, पर्णहरित भी जरूरी, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी, कार्बन डाइऑक्साइड भी
जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? अभी ये क्वेश्चन पीछे आया था। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी है। ऑक्सीजन को ले जाने लाने वाला कौन है? तो आरबीसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज नामक एंजाइम जो है वह वसा पर क्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 28, 30, 32, 34। कौन हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, विस्थापन, उपचयन। तो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है। तो देखिए ग्रहणी जो है छोटी आंत के आगे वाला भाग को कहते हैं। ग्रहणी जो है छोटी आंत के अगले हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में? दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होता है? दिन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है तो अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल, अमरबेल। तो गोबर छत्ता जो है मृतजीवी पोषण का कौन सी है? उदाहरण है। मृतजीवी का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो है क्लोरोप्लास्ट। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए कौन सी बीमारी? तो निमोनिया। निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी? निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स है। मछली का श्वसन अंग कौन है? गिल्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, पीत रस का स्त्राव होता है छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, ग्रहणी द्वारा। तो पीत रस का जो स्त्राव होता है वह यकृत के द्वारा होता है। पीत रस का स्त्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो हरा, नीला, पीला, लाल। तो सबसे ज्यादा प्रभावी किस रंग का प्रकाश होता है? लाल रंग का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लोरोफिल बर्नर का रंग लाल किसका रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल बर्नर का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल बर्नर का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये तो सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दांत का कठोरतम भाग है। तो देखिए दांत का कठोरतम भाग कौन है? इनामेल। इनामेल सबसे ज्यादा अगर कठोर भाग बात कर लें तो इनामेल है। दांत का कठोरतम भाग। हमारे शरीर का भी सबसे कठोरतम भाग कौन है? तो इनामेल ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर छत्ता एक मृत जीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी, एक शैवाल। तो एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, संभोजी, मृत जीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। सब लोग को पता होगा, दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। कुल कितने हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। तो मनुष्य में कुल कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक। 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का काम, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण। तो जो रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत है 0.00
0.03% है। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03% है। कहीं कहीं पर 0.04% दिया हुआ रहता है। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है? 0.03%। कहीं कहीं जगह पर 0.04% भी दिया हुआ रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है। देखिए, टेनिन भी उत्सर्जित पदार्थ है, गोंद भी उत्सर्जित पदार्थ है, रेजिन भी उत्सर्जित पदार्थ है। तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो देखिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है? तो आरबीसी है, क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने लाने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। रंध्र मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, रक्त मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्त मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्त मापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये जो हो गया रक्त मापने के उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लसिका का रंग होता है। तो लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग हल्का पीला होता है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपका जैव प्रक्रम पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन था, और इन सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जहां भी कोई कमजोरी लगे उसमें आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।